भारतीय अनूदित साहित्य के अंतर्गत जब हम भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद या विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में अनुवाद, इसकी परंपरा पर दृष्टि डालते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये आभास होता है कि अनुवादकों ने इस अनुवाद की परंपरा को जितना सशक्त बनाया, उतना ही वैचारिक दृष्टि से, भावात्मक दृष्टि से संबंध प्रगाढ़ हुए। व्यापार विनिमय का रास्ता सशक्त हुआ। मध्यकाल में जिस तरह के परिवेश और परिस्थितियों का सामना भारतीय समाज और समुदाय ने किया, स्वाभाविक है कि राष्ट्र के वीरों की गाथाओं को, कथाओं को, राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र नायकों के प्रदेय को रचनाकारों ने अपनी रचना धर्मिता से रेखांकित किया, चित्रित किया। अनेक प्रकार की रचनाओं के सृजन के माध्यम से जो वीरता की गाथाएं लिखी गईं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी के रूप में हो या दूसरे छत्रसाल के रूप में हो, इस तरह के बहुत से, और राम कथा और कृष्ण कथा तो इसका प्रमाण है ही, जहाँ अन्यायियों के संहार का, अत्याचारियों के वध का एक पूरा इतिहास उपलब्ध है। तो ऐसी वीर गाथाओं को, वीरों की कथाओं को, उनकी जीवनी को, उनके जीवन चरित्र को, इन सब को भी अनुदित रूप में प्रस्तुत करने की एक परंपरा रही है और सिंधी भाषा ने इस क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। सिंधी में अनुवाद करते हुए या सिंधी से अनुवाद करते हुए न केवल सामाजिक समस्याओं, विद्रूपताओं, कुरीतियों, इनके उन्मूलन और इनके निवारण की चिंता, बल्कि प्रेरक साहित्य का अनुवाद करने की परंपरा। बंगला भाषा हम जानते हैं कि कथा लेखन की दृष्टि से बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय, स्तुत्य और वंदनीय भाषा रही है। बड़े बड़े रचनाकार बंगला ने हमें दिए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, शरदचंद्र की बात करें, बंकिम की बात करें, और भी बहुत से। अब इन सब की रचनाओं के अनुवाद भी सिंधी भाषा में खूब हुए और न केवल बंगला से, तमिल, तेलुगु से भी, उड़िया, मराठी, गुजराती से भी, पंजाबी से भी प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए। और हिंदी के लेखकों में एक जमाना था जब देवकीनंदन खत्री और तिलस्म साहित्य का सृजन करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बहुत से रचनाकार, क्योंकि उस समय थिएटर की दुनिया में पारसी थिएटर था और कथा साहित्य की दुनिया में तिलस्म साहित्य लेखन की परंपरा थी। चंद्रकांता, भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, इन सबके भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए। मंचन भी हुआ है। अभिनेता की दृष्टि से, सिनेमा की दृष्टि से, धारावाहिकों की दृष्टि से भी इन्होंने अपनी जगह, अपनी पहचान बनाई है। सिंधी भाषा में भी इनके अनुवाद हुए और उनकी पठनीयता, उनकी लोक स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि ऐसी कालजयी रचनाओं ने हर भाषा के पाठकों को अभिभूत किया, प्रभावित किया। प्रेमचंद के न जाने कितने उपन्यासों के सिंधी में अनुवाद हुए। सिंधी भाषा के जो पाठक हैं, जो ग्राहक हैं, उन्होंने, प्रेमचंद वहाँ भी उसी तरह लोकप्रिय हुए जैसे हिंदी में, या विश्व के कथा सम्राट के रूप में लोकप्रिय हुए। चाहे गोदान हो या रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, निर्मला हो, बहुत से
प्रेमचंद की औपन्यासिक रचनाओं को, और मानसरोवर की कथाओं के अनुवाद भी सिंधी भाषा में बहुत, उनकी कहानियों के अनुवाद वो भी बहुत शिद्दत से किए जाते रहे। हिंदी के कथाकार सुदर्शन, इनका भी इनकी रचनाओं के अनुवाद भी सिंधी में हुए। उपेंद्रनाथ अश्क की रचनाओं के, क्रांतिकारी रचनाकार यशपाल की कथात्मक रचनाओं के अनुवाद, ये भी बड़ी मात्रा में सिंधी भाषा में हुए। सिंधी के अनुवादकों ने सिंधी पाठक वर्ग पर बहुत उपकार भी किया, और सिंधी की बहुत सी रचनाओं के अनुवाद भी हिंदी में हुए हैं या भारतीय भाषाओं में हुए हैं। पारसी थिएटर के ज़माने में और उस समय जिस तरह की रचनाएं लिखी जा रही थी, दिखाई जा रही थी, मंचित की जा रही थी, आगा हश्र के बहुत से नाटक जिनका सिंधी में अनुवाद हुआ और मंचन भी हुआ, क्योंकि जब किसी भाषा में कोई रचना अनुदित होती है तो उसी भाषा में अगर वो नाट्य रचना है तो उसका मंचन करने की परंपरा भी मिलती है। उर्दू भाषा के लेखकों में कृष्णचंद्र, जो बहुत लोकप्रिय रचनाकार रहे हैं, उनके हिंदी में भी खूब अनुवाद हुए हैं और पढ़े गए। कृष्णचंद्र को लोगों ने, क्योंकि उसमें भी रहस्य का, रोमांच का ये जो पुट है प्रचुर मात्रा में मिलता रहा है। तो ऐसी वस्तु कथा की जो बांधे रखती है। ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनकी रचनाओं पर कुछ पिक्चरें भी बनी, और उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, एक ज़माना था जब भारत में प्रकाशक भी पुस्तक क्लब बनाते थे, और वो इस तरह की पुस्तकों को बहुत सस्ते दामों में प्रकाशित कर कर पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। उसी परंपरा की रचनाएं और रचनाकार जिनके अनुवाद भी हुए, कराए गए, उनका प्रकाशन भी हुआ। सादत हसन मंटो ने बड़ी लोकप्रियता अर्जित की, हिंदी में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली, और सिंधी भाषा में भी उनकी रचनाओं के अनुवादों को पढ़ा गया। ये तो स्पष्ट है कि सिंधी अनुवादकों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जा सकती है कि उन्होंने बहुत से भारतीय भाषाओं के मौलिक ग्रंथों के भावानुवाद किए और सिंधी भाषा में उन्हें उपलब्ध कराया। सिंधी के पाठकों के लिए एक बड़ा साहित्यिक एक प्रकार से भंडार उपलब्ध कराया। मौलिक रचनाओं के पात्रों के नाम भी बदले और उन्हें सिंध प्रदेश के या सिंधी भाषा की जो संस्कृति है उसके वातावरण के अनुकूल प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। इसीलिए सिंधी में किए गए अनुवादों में अनुवादकों ने ये छूट ली, ये लिबर्टी ली, और उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग रचनाओं के पात्रों के नामों को भी सिंधी भाषा के या सिंधी परिवेश के अनुकूल बदलने का या अंतरित करने का प्रयत्न किया। इस तरह सिंधी में या सिंधी से अनुवाद की एक सशक्त परंपरा भारतीय संस्कृति की आंतरिक एकता की द्योतक बनकर हमारे सामने आती है। इसी तरह मराठी भी एक ऐसी ही भाषा रही। महाराष्ट्र में जिस भाषा का रंगमंच भी बहुत सशक्त है, जिस भाषा की सिनेमाई दुनिया भी बड़ी सशक्त है, जिस भाषा की सृजन धर्मिता भी बड़ी सशक्त और मजबूत है, मराठी के रचनाकारों ने, मराठी के अनुवादकों ने न केवल भारतीय भाषाओं से अनुवाद किए या भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए, अपितु अंग्रेजी के रचनाकारों के अनुवाद भी मराठी भाषा में किए, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि शेक्सपियर की कृतियों के मराठी अनुवादों को मिली। शेक्सपियर के नाटक ओथेलो, जिसका अनुवाद महादेव शास्त्री कोल्हटकर ने 1867 में किया। ओथेलो पर हिंदी में सिनेमा भी बना
ओथेलो के हिंदी में अनुवाद हरिवंशाय बच्चन ने, रांगे राघव ने भी किए, किंतु महादेव शास्त्री कोलटकर ने 1867 में मराठी भाषा में ओथेलो का अनुवाद किया। और मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसकी चर्चा बार बार आती है क्योंकि इसके अनुवादों ने इस रचना को बहुत लोकप्रिय बनाया। इसका एक उत्कृष्ट अनुवाद मर्चेंट ऑफ वेनिस का श्री खंडराव भिकाजी तेलसरे ने मराठी भाषा में किया, जिसका बड़ा स्वागत और अभिनंदन हुआ। श्री आत्माराम विनायक पाटकर ने स्त्री न्याय चातुर्य नाम से 1871 में इसी रचना का अनुवाद किया था, स्त्री न्याय चातुर्य। अब हम देख सकते हैं कि वेनिस के सौदागर ही नहीं, दुर्लभ बंधु ही नहीं, बल्कि अलग अलग शीर्षकों से इस रचना के अनुवाद अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। 1881 में शंकर मोरी रानाडे ने अति पीड़ चरित नाम से किंग लियर का अनुवाद किया था। 1882 में कानिटकर ने, ना बा कानिटकर, इन्होंने रोमियो एंड जूलियट का शशिकला व रतपाल नाम से अनुवाद किया। हम देख सकते हैं कि रोमियो और जूलियट का जो कि चरित्र हैं, उनका नाम भी अनुवाद में अनुवादक ने बदल डाला। रोमियो को शशिकला कर दिया और जूलियट को रतपाल कर दिया। मराठी भाषा के अनुकूल इस प्रकार के नामों के परिवर्तन की परंपरा अनुवाद में, अनुदित ग्रंथों में हमें मिलती है। इसी वर्ष एकनाथ विष्णु मुसले ने प्रतापराव आणी मंजुका शीर्षक से इसी नाटक का अनुवाद किया। प्रतापराव आणी मंजुका। बेलसरे ने प्रेमाचा ककस नाम से रोमियो जूलियट का अनुवाद किया। प्रेमाचा ककस, ये शीर्षक, क्योंकि अगर मराठी में या तमिल में या तेलुगु में भी अनुवाद करें तो रोमियो जूलियट शीर्षक भी रखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने उन भाषाओं के पाठकों की अपेक्षा को, उनकी मानसिकता को, उनके मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर और रचना के जिस्ट को, उसकी आत्मा को, उसके कथ्य को ध्यान में रखकर शीर्षकों का भी परिवर्तन किया। ये परंपरा मिलती है बहुत से संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी से हिंदी या दूसरी विदेशी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की परंपरा में ऐसा देखा जा सकता है। शेक्सपियर के द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसके अनुवाद को अगर हम देखें तो गणेश गोविंद तलवलकर ने थोडक्यांत चुकले अथवा संगीत सीता इस शीर्षक से अनुवाद किया। र ख मी बेलसरे ने इसे मधुयामिनी स्वप्न दर्शन इस नाम से या इस शीर्षक से अनुवाद किया। अब मधुयामिनी स्वप्न दर्शन अपने आप में एक तरह से पारदर्शी अर्थ की व्यंजना करता है और अनुवादक ने शीर्षक का अनुवाद करते हुए इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जो उनकी सृजनात्मकता का परिचायक है और साहित्यिक मनोविज्ञान का द्योतक भी है। हेमलेट नाटक का अनुवाद राय बहादुर, आनंद राम, सखाराम बर्वे इन्होंने किया। हिम्मत बहादुर के नाम से यह प्रकाशित हुआ। हेमलेट को हिम्मत बहादुर शीर्षक से मराठी भाषा में अनुदित रूप में प्रस्तुत किया गया। मंचन भी हुआ, प्रकाशन भी हुआ, पठनीयता भी बनी। 1883 में गोपाल गणेश आगरकर ने विकार विलासित के नाम से तथा गोविंद वासुदेव कानिटकर ने वीरसेन किंबा विचित्र
पुरीचा राजपुत्र नाम से हैमलेट का अनुवाद प्रकाशित किया। इससे ये तो पता लगता है कि अनुवाद की परंपरा हिंदी में और भारतीय भाषाओं में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अनुवादकों ने अपनी साहित्यिक अभिरुचि के आधार पर रचनाओं का चयन किया, पाठकों का चयन किया और उनके मनोविज्ञान को, उनकी अपेक्षा आवश्यकता को ध्यान में रखकर अनुवाद किए। जूलियस सीजर के मराठी में 3 अनुवाद हुए। पहला अनुवाद काशीनाथ गोविंद नातू ने 1872 में विजयलिंग नाम से किया। जूलियस सीजर बहुत प्रसिद्ध नाट्य रचना है और इसके अनेक अनुवाद हिंदी में, भारतीय भाषाओं में परस्पर हुए हैं, लेकिन मराठी में भी 3 अनुवाद हमें उपलब्ध होते हैं। पहला काशीनाथ गोविंद नातू ने 1872 में विजयलिंग शीर्षक से किया। जूलियस सीजर नाटक से एक और अनुवाद 1883 में रामकृष्ण तात्या पाबस्कर ने किया और 1913 में बेलसरे ने भी इसी रचना का, जूलियस सीजर का अनुवाद किया। जूलियस सीजर अपने आप में एक बड़ी चर्चित, बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी लोकप्रिय रचना रही है, पाठ्यक्रमों में भी निर्धारित रही है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल नाटक के मराठी में 2 अनुवाद हुए। पहला विष्णु मौरेश्वर महाजनी ने 1887 में वल्लभानुनय नाम से और दूसरा वासुदेव सदाशिव पटवर्धन ने 1913 में प्रिया राधन नाम से अनुवाद किया। ट्वेल्थ नाइट, इसके 2 अनुवाद हुए। कृष्ण जी परशुराम गॉडगिल ने 1891 में अनुवाद किया वेश विभ्रम नाम से और बलवंत हरिपंडित ने ब्रह्म विलास नाम से 1913 में अनुवाद किया। देख सकते हैं कि मराठी केवल मौलिक सृजन की दृष्टि से नहीं, अनुवाद की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण भाषा रही है, क्योंकि मराठी भाषियों में दूसरी भाषाओं की रचना धार्मिकता को पढ़ने का, अवगत होने का एक इच्छा शक्ति का परिचय हमें मिलता है। इसी तरह संस्कृत से, तमिल से, मलयालम से, सिंधी से और मराठी आदि भाषाओं से परस्पर अनुवाद, इसकी परंपरा हमें मिलती है। यानी मराठी से इन भाषाओं में और इन भाषाओं से मराठी भाषा में प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए। अनुवाद की यह परंपरा पहले से अधिक मजबूत हुई है, सशक्त हुई है और उसकी लोक स्वीकृति भी बढ़ रही है, क्योंकि अनुवाद के पाठक बढ़ रहे हैं। अनुवाद ने अपनी अब एक अलग छवि तो बनाई है। अनुवादकों ने इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत से अनुवादक मन से, वचन से, कर्म से इस महाकर्म में, अनुवाद का कार्य कोई सरल कार्य नहीं है, बड़ा जोखिम भरा, बड़ा चुनौती भरा, पर काया प्रवेश की साधना का द्योतक कार्य है। एक प्रकार से एक शरीर से हृदय निकालकर दूसरे शरीर में पुनर्प्रतिष्ठित करने का, प्रत्यारोपित करने का, ये चुनौती भरा, जोखिम भरा कार्य है। तो अनुवाद की यह परंपरा अब लगातार और मजबूत हो रही है और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अन्य भाषाओं की रचना धर्मिता की को ग्रहण करने की, का आनंद लेने की वृत्ति पाठकों में बढ़ रही है।
अब ये इस बात का प्रमाण है कि अनुवादकों ने अनुवाद करके साहित्यिक रचनाओं का, जिसमें गद्य और पद्य की अनेक रचनाएं मिलती हैं, इनका अनुवाद करके संवेदनात्मक विनिमय का मार्ग प्रशस्त किया। संवेदना के धरातल पर मौलिक सृजन की प्रेरणा इन अनुदित रचनाओं से मिली और ये काम अनुवादकों ने किया, क्योंकि ये हम जानते हैं कि रचना काव्य हो यानी पद्य हो या गद्य हो, अनुवाद करने के लिए अनुवादक को भी सृजन धर्मी तो होना पड़ता है। जिसे कविता के अनुवाद के लिए हम कहते हैं कि काव्य अनुवाद के लिए अनुवादक का कवि होना तो आवश्यक है। अब कवि होना से मतलब है कवि मन तो होना चाहिए। अगर नाटक का अनुवाद करना है तो नाट्य मर्म की समझ तो होनी चाहिए। नाटक के तत्व क्या है, नाटक की वस्तु क्या है, नाटक की संवादात्मकता क्या है, अगर नाटक में गीत हैं तो गीत योजना क्या है, ये भी पता होना चाहिए। इसी तरह हर विधा के अनुवाद के साथ और साहित्येतर अनुवाद में तो ये और बड़ी अपेक्षा आवश्यकता हो जाती है। इसलिए यदि जीवनी का अनुवाद करना है तो जीवनी के तात्विक जो विस्तार हैं उसकी समझ होनी चाहिए। यदि आत्मकथा का अनुवाद करना है तो आत्मकथा के तत्व क्या हैं, आत्मकथा लेखक का गुण और वैशिष्ट्य क्या है, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे हर विधा के साथ लघु कथा है तो, कहानी है तो, उपन्यास है तो, और उपन्यासों में भी, नाटकों में भी यदि उसे विषय के आधार पर वर्गीकृत करें, मान लो स्वातंत्र चेतना की रचना है, मान लो ग्रामीण चेतना की रचना है, या किसी क्षेत्र विशेष का उल्लेख करने वाली आंचलिक रचना है, सांस्कृतिक और सामाजिक रचना है, तो अनुवादक को उसी प्रकार की मानसिकता बनानी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, गहन गंभीर रूप से उसमें उतरना पड़ता है, तभी वह उसके साथ न्याय कर सकता है। इसलिए भारतीय अनुदित साहित्य को यूं किसी सीमा में बांध पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग भाषा के साहित्य और उसकी अनुदित रचनाओं का अपना एक इतिहास है। बल्कि आज तो आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय अनुदित साहित्य का एक कोश बनाया जाए, उसमें अनुवादकों के प्रदेह को भी हम शामिल कर सकें, कालजयी उन रचनाओं का उल्लेख हो, परिचय हो, जिनमें सर्वाधिक अनुवाद की वृत्ति दिखाई देती है, जिनकी अनुवाद करने की और जिनके अनुवादों को पढ़ने की अभिरुचि अधिक दिखाई देती है, इस पर भी काम करना चाहिए। भारत में अनुवाद कर्म की परंपरा बहुत पुरानी है, उतनी पुरानी है जितनी मूल लेखन की। इसलिए अनुवाद का भी अपना इतिहास लेखन, यानी अनुदित रचनाओं का इतिहास लेखन, जैसे साहित्य के इतिहास का लेखन होता है, धर्म और दर्शन के इतिहास का लेखन होता है, संस्कृति के इतिहास का लेखन होता है, और किसी प्रवृत्ति विशेष के इतिहास का लेखन भी होता है। ऐसे ही अनुवाद और अनुदित रचनाओं के इतिहास का लेखन ये आज आवश्यकता है, और अनुदित रचनाओं का कोश बनाने की रचना की आवश्यकता भी है, क्योंकि इससे एक बड़े वर्ग का बड़े स्तर पर उपकार होगा। बहुत से पाठक ये चाहते हैं कि इस प्रकार की देश विदेश की भाषाओं से परस्पर अनुवाद की रचनाओं का जो आगार है, जो भंडार है, उसका परिचय मिले। है तो ये एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य,
लेकिन असंभव नहीं है। इस तरह के प्रयत्न अनुवाद की दुनिया में अनुवादकों ने किए हैं, और ये अनुवाद केवल राजभाषा के क्षेत्र में ही नहीं हुए, ये केवल ज्ञान विज्ञान तकनीक और उद्योग के या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही नहीं हुए, साहित्य के क्षेत्र में भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। पत्र पत्रिकाओं ने इस प्रकार के अनुवादकों को प्रोत्साहित किया। पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार की अनुदित रचनाओं का समय समय पर प्रकाशन भी होता रहा, चाहे कहानी हो, धारावाहिक रूप में उपन्यास हो, नाटक हो, ये सब भी चलता रहा है। तो इस तरह के अनुवाद की अनुदित रचनाओं को प्रस्तुत करने की समस्याएं, चुनौतियां, सीमाएं ये रहती हैं, किंतु ये स्पष्ट है कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। अनेक भाषाओं और बोलियों के साहित्य का अनुवाद, उसका इतिहास इस देश की अपनी एक पहचान रही है। संस्कृति के वैदिक औपनिवेशिक तमाम तरह के संदर्भों को हमने मौलिक और अनुदित रूप में प्रस्तुत किया है। संस्कृत से संस्कृत में भी अनुवाद हुए, संस्कृत से भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुए, भारतीय भाषाओं से संस्कृत में भी खूब अनुवाद हुए। इस तरह अनुवाद भारतीयों और विदेशियों द्वारा पूरे मनोयोग से लगातार किए जाते रहे और उनका पूरे विश्व में अभिनंदन होता रहा है। उल्लेखनीय यह भी है कि एक एक रचना के कई कई अनुवाद अलग अलग अनुवादकों द्वारा होते रहे। अन्य भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के अनुवाद भी संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में या भारतीय भाषाओं में हुए। संस्कृत भाषा और साहित्यविदों ने संभवतः अन्य भाषाओं से आयात करने की आवश्यकता को उतनी गंभीरता से न लिया हो, लेकिन आज कम से कम संस्कृत भाषा में भी भारतीय भाषाओं से अनुवाद हो रहे हैं। तो कह सकते हैं मित्रों कि अनुवाद ने भारतीय भाषाओं के या विदेशी भाषाओं के परस्पर अनुवाद को, अनुदित रचनाओं को पाठकों तक, शोधार्थियों तक, शिक्षकों तक, साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाने का जो कार्य किया वो वास्तव में वंदनीय है, स्तुत्य है, प्रेरणास्पद है। बहुत से रचनाकारों को उससे लाभ हुआ है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।